गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आंट जेनिफर्स टाइगर्स पढ़ेंगे। इसकी पोएटिस हैं एड्रियन रिच। अब यहाँ पे जो टाइटल पहली नज़र में हमको समझ में आता है वो ऐसा लगता है कि आंट जेनिफर टाइगर वाइगर पाल रखी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आइए पढ़ते हैं, समझ में आ जाता है। देखिए पहली लाइन क्या लिखा है, पहली स्टैंजा में, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस ए स्क्रीन। थोड़ी सी सिचुएशन समझिए। जेनिफर हैं, आंट माने चाची हैं, वो या तो स्वेटर की बुनाई कर रही हैं या तो कुछ कढ़ाई कर रही हैं। स्क्रीन माने होता है एक पर्दे पर स्वेटर की बुनाई हो सकता है, स्वेटर की बुनाई कर रही है सिलाई की मदद से या सुई की मदद से कढ़ाई कर रही हैं। पर्दे पर चित्र बना रही हैं। चित्र किसका बना रही हैं? टाइगर का। टाइगर माने बाघ होते हैं, पता है आपको, बड़े ही स्वतंत्र और बड़े ही साहसी ये प्राणी होता है जंगल में, टाइगर। तो उसी टाइगर को चित्रित कर रही हैं। कहाँ पर? एक पर्दे पर। कौन कर रही हैं? आंट जेनिफर। पढ़िए, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं, जो बाघ हैं, प्रैंस माने होता है उछलना कूदना, एक्रॉस इस पार से उस पार, स्क्रीन माने होता है पर्दा। एक पर्दे पर आंट जेनिफर के टाइगर इधर से उधर उधर से इधर उछल कूद कर रहे हैं। पहला लाइन समझ में। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट माने होता है चमकीला। टोपाज एक पत्थर होता है जिसको पुखराज कहा जाता है। अब गोल्डन कलर का वो पत्थर होता है। डेनिजेंस माने होता है निवासी। ऑफ ए वर्ल्ड माने संसार। ऑफ ग्रीन माने हरे भरे। ये जो ब्राइट टोपाज हरे भरे संसार का निवासी है। अब ब्राइट टोपाज यहाँ पर प्रतीक है। ब्राइट टोपाज उस टाइगर का। टाइगर को यहाँ पे ब्राइट टोपाज कह करके माने सिंबॉलिक वे में प्रस्तुत किया गया है। अब समझे बात को। ब्राइट टोपाज, अब हम इसको टाइगर पढ़ देते हैं, है ना। डेनिजन्स माने निवासी हैं। ऑफ ए वर्ल्ड माने होता है संसार। ऑफ ग्रीन माने हरे भरे संसार के निवासी हैं। कौन? ये ब्राइट टोपाज अर्थात टाइगर्स। टाइगर्स हरे भरे संसार के निवासी हैं। टाइगर्स को बनाया कहाँ जा रहा है? चाची के द्वारा एक पर्दे पर, जो इस एक जगह से दूसरे स्थान तक प्रैंस कर रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं। तीसरी लाइन देखिए, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी। देखिए, दे डू नॉट फियर, वे डरते नहीं हैं। द मैन जो आदमी हैं, बीनीथ द ट्री पेड़ के नीचे। बीनीथ मीन्स नीचे होता है, ट्री मीन्स पेड़। पेड़ के नीचे जो आदमी, वो शिकारी भी हो सकते हैं, उनसे वो बाघ डरते नहीं हैं, टाइगर्स डरते नहीं हैं। दे पेस माने होता है गति करना। इन स्लीक मीन्स भव्य ढंग से, शानदार ढंग से। शिवैलरिक मतलब होता है शौर्यपूर्ण ढंग से। सर्टेनिटी माने निश्चित, एक निश्चित गति के साथ उस पर्दे पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भव्यपूर्ण ढंग से ये हरे भरे जंगल के प्राणी बाघ क्या कर रहे हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक उछल कूद मचाए हुए हैं। पहली स्टेंजा में पोएटिप्स ने हमको ये बताया। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। देखिए, आंट जेनिफर्स माने आंट जेनिफर की, फिंगर्स मीन्स अंगुलियां, फ्लटरिंग फड़फड़ा रही है, थ्रू हर वूल। वूल मतलब क्या होता है? ऊन। अर्थात जिस ऊन पर वो बुनाई कर रही हैं या जिस पर्दे पर वो कढ़ाई कर रही हैं, उस कढ़ाई पर उनकी उंगलियां फड़फड़ा रही हैं। उंगली से काम करेंगी, उंगली चलाएंगे ऐसे वैसे, तभी तो जाके उस पर कुछ चित्र बन पाएगा। तो इसी को बता रहा है कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर की अंगुलियां फ्लटरिंग फड़फड़ा रही हैं, थ्रू हर वूल उनके वूल पर, उनकी कढ़ाई वाले सामग्री पर। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। देखिए, फाइंड माने पाती हैं। कौन पाती हैं? चाची। इवन द आइवरी माने क्या होता है? हाथी दांत का बना हुआ। नीडल माने सुई होती है। हार्ड माने कठिन। टू पुल खींच पाना। जिस सुई से या जिस सलाई से, जो कि हाथी दांत की बनी हुई है, वो कढ़ाई या बुनाई कर रही हैं, उस सुई या सलाई को बड़ी मुश्किल से ही वो हिला डुला पा रही हैं। अब इतनी भारी हो गई है सलाई या सुई कि उस सुई को मतलब हिलाने डुलाने में वो असमर्थ हैं। तो ऐसा क्यों है?
आइए अगली लाइन में पढ़ते हैं। द मैसिव वेट, मैसिव माने होता है भारी, वेट माने भार, बहुत अधिक भार ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल माने होता है चाचा के, वेडिंग शादी के, बैंड माने होता है पट्टा या वेडिंग बैंड माने हो सकता है रिंग अंगूठी, शादी के अंगूठी के भार तले चाची की जिंदगी दब गई है। अब शादी के अंगूठे के भार के तले चाची की जिंदगी कैसे जब दब जाएगी भाई? जब तक शादी नहीं हुई होती तब तक जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, लेकिन शादी के बाद आने के बाद बहुत अधिक जिम्मेदारियां होती हैं और उन जिम्मेदारियों के तले चाची दब चुकी हैं, उनको बहुत अधिक जिम्मेदारियां संभालनी पड़ रही है। यह एक प्रतीक है, जो शादी का बैंड है ना, ये देखिए वेडिंग बैंड, यह एक शादी का पट्टा या शादी की जो अंगूठी है एक प्रतीक है। किस चीज़ की प्रतीक है? जिम्मेदारियों की। अर्थात शादी के बाद चाची को बहुत अधिक जिम्मेदारियां दबा दी है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये जो सलाई है या जो आइवरी नीडल है उसको उठा पाने में, उसको ठीक से चला पाने में असमर्थ है चाची। पढ़िए। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, आंट जेनिफर की अंगुलियां उस वूल पर फ्लटरिंग माने फड़फड़ा रही हैं, चल रही हैं। फाइंड इवन आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, चाची यह पाती हैं कि उनकी जो आइवरी नीडल है वेरी हार्ड, बहुत कठिन हो पा रहा है, टू पुल उसको चला लेना, खींच लेना, उसे बुनाई या कढ़ाई करना उस आइवरी नीडल से बहुत कठिन प्रतीत होता है चाची को। तो मैसिव वेट, मैसिव मतलब होता है बहुत भारी, है ना, वेट, वेट माने भार, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, चाचा के शादी की जो रिंग वाली अंगूठी या जो कलाई में पहना हुआ पट्टा है उसका भार अधिक है। भार अधिक क्यों है आप समझ में आ गया होगा। सिट्स हेवनली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, यह जो बैंड है वह चाची के हाथ पर बड़ा ही भारपूर्वक, बहुत ही चाची के हाथ को बहुत ही दबा दिया है। अर्थात इन शादी के बाद की जिम्मेदारियों के तले चाची बहुत दब गई हैं, इसलिए वो कोई काम बड़ी स्वतंत्रता से नहीं कर पा रही हैं। इसको ऐसे समझिए, बहुत ही आनंददायक तरीके से। हमारे हिंदी गानों में बहुत पुराना गाना एक चलता था कि लागल झुलनिया का धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए। अब एक बात हमको बताइए आप कि झुलनी माने नथिया जो औरतें नाक में पहनती है ना, उसके धक्के से बलम कलकत्ता जो आधुनिक कोलकाता है, अब वहाँ चले जाएंगे बिना भाड़ा किराया के, बिना ट्रेन में बैठे, बिना टिकट कटाए, है ना। अब इसका सिंबॉलिक अर्थ देखिए, प्रतीकात्मक अर्थ क्या है कि जब दुल्हन आती है, दुल्हन प्रतीक जो झुलनी है ना, अर्थात नाक में पहनी हुई नथिया प्रतीक है किसकी? दुल्हन के घर आने की। जब घर आई तो उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ी, आदमी की जिम्मेदारी बढ़ती है, और जिम्मेदारी बढ़ती है तो दुल्हन की मांग होती है, कुछ खर्चे बढ़ जाएंगे। अब उन खर्चों को पूरा करने के लिए बलम कहाँ चले गए? कलकत्ता। तो प्रतीकात्मक ढंग से बताया गया है कि ये जो बैंड है ना या जो रिंग है वह चाची को क्या किया है? जिम्मेदारियों के तले दबा दिया है। दूसरे स्टेंजा में यह बताया गया है। अब इस तीसरे स्टेंजा को थोड़ा और एक्टिव होकर के पढ़िएगा आप। देखिए क्या लिखा है, व्हेन आंट इज डेड, जब चाची मर जाएंगी, अर्थात चाची के मृत्यु हो जाने पर हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, हर माने उनके चाची के, टेरिफाइड माने भयाक्रांत डरे हुए, हैंड्स उनके हाथ, विल लाई माने उसी तरह से रहेंगे। कैसे रहेंगे? स्टिल रिंग्ड, स्टिल माने तब भी, रिंग्ड माने घिरे हुए, विद आर्डिल्स माने होता है मुसीबतों से। चाची के मर जाने के बाद भी उनके हाथ मुसीबतों से घिरे रहेंगे। शी वाज मास्टर्ड बाई, जिन मुसीबतों ने उनके ऊपर कब्जा कर ले रखा था। मास्टर माने क्या होता है? मालिक होना। मुसीबतें चाची की मालिक हो गई थी, अर्थात चाची के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आ पड़ी थी और उन मर जाने के बाद भी मुसीबतों से छुटकारा नहीं मिला। औरतों के जीवन के बारे में बताया गया है कि एक जीवन में उनको कठिनाई मिलती रहती है, तो मर जाने के बाद भी ऐसा नहीं कि मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है, आने वाली पीढ़ियां भी मुसीबतें झेलती रहती हैं। देखिए, व्हेन आंट इज डेड, जब चाची की मृत्यु हो जाती है, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उनकी भयाक्रांत, उनके डरे हुए हैंड्स, हाथ, है ना, रहते हैं। कैसे? स्टिल रिंग्ड, अब भी, स्टिल माने होता है तब भी, रिंग्ड घिरा हुआ, विद आर्डिल्स माने कठिन परीक्षाओं में, मुसीबतों में, शी वाज मास्टर्ड, जो कि उनकी मास्टर थी। कठिन परीक्षाएं या मुसीबतें उनकी मास्टर थी, उनकी मालिक थी। अर्थात जिंदगी भर चाची इन मुसीबतों में घिरी रहीं, जिम्मेदारियों में, परिवार तले दबी रहें। लेकिन आगे क्या हो रहा है? द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। देखिए चाची ने क्या बनाया था? उस पर्दे पर, उस पैनल पर
उन्होंने टाइगर बनाया था। टाइगर प्रतीक था स्वतंत्रता का, चाची प्रतीक हैं किसका, उस दबे हुए, अपने परिवार के अंदर दबे हुए, जिम्मेदारियों के तले कुचले हुए जीवन का प्रतीक हैं चाची, जबकि टाइगर स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि द टाइगर्स इन द पैनल पर जो टाइगर्स बनाए थे, शी हैज़ मेड, जो कि चाची ने बनाया था, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वे उछलते कूदते रहेंगे, प्राउड माने पूरे गर्व से, एंड अनअफ्रेड बिना डरे हुए। ठीक है, कहीं ना कहीं ये मानव का जीवन है, मनुष्य का जीवन बिल्कुल एक इशारा करता है इन टाइगर्स की तरह से, जो कि बिल्कुल स्वतंत्र होता है, अनअफ्रेड होता है, लेकिन उसी घर में जो नारी का जीवन होता है वह घर में दबा कुचला। इस तरह का एक शायर ने लिखा है कि तेरे माथे पे ये घूंघट बहुत खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये घूंघट बहुत खूब है, लेकिन तो इसका परचम बना लेती तो अच्छा होता। ये घूंघट है ना जो उस दबे होने का प्रतीक है, ये रिंग है ना या जो बैंड है ना वो उस परिवार तले दबी हुई जिम्मेदारियों को निभाते रहने और कुछ न कह पाने का प्रतीक है। ऐसा बताया गया है पोएम में। एक बार दो बार पोएम को पढ़िएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।